हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। पेपर जितना नज़दीक आता जा रहा है उतनी टेंशन बढ़ रही है आप सभी लोगों की। इस टेंशन को कम करते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट। जैसे कि अभी तक हमने कुछ मॉक टेस्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने अगर वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं जहाँ आपको 60 प्रश्न करने का मौका मिले, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे भी कराए थे जो आपके अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, उनको भी मैंने सॉल्व कराया, और जो आने की उम्मीद है जिन प्रश्नों को उनको भी मैंने किया। तो यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके ऐड करती हूँ। तो बेसिकली आपका जो तैयारी है वो दोनों तरफ से हो रही है, यानी हम सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ साथ में हिंदी के भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तैयारी में आपकी मदद करूं, आपका सहयोग करूं, तो आपको जुड़ना होगा हमारे साथ। हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मेरी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, बाकी और आपको क्लास देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली सारी क्लासेज आप देख सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं जो आपके 2011 के हैं, उनकी क्लास ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जनगणना हर तरफ से पूछा जाता है। तो 2011 की जनगणना आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, मेरे साथ साथ आप सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताएंगे, और आज का सेशन आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भौतिक का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शंस है आध्यात्मिक, बी है दार्शनिक, सी है सांस्कृतिक और डी है राजनीतिक। तो आपको बताना है कि भौतिक का विलोम शब्द है क्या है, ये आपको बताना है। प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो भौतिक का क्या है, आपका आध्यात्मिक है। ठीक है, तो भौतिक और आध्यात्मिक विशेषण शब्द हैं, और विशेषण का विलोम सदैव क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक, यानी विलोम का मतलब ही क्या है, उल्टा विपरीत, यही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्राची शब्द का विपरार्थक है। प्राची शब्द का आपको क्या बताना है, विपरार्थक बताना है। ऑप्शन है आपके उदीची, प्रतीची, नवीन या फिर समीची। तो ये हैं आपके ऑप्शंस, और आप बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो प्राची शब्द का विपरार्थक आपसे पूछा गया है, तो आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्रतीची। ठीक है, प्रतीची इसका राइट आंसर है। वहीं अगर हम उदीची की बात करेंगे तो उदीची का जो आपका होगा, यानी उत्तर जिसको बोलते हैं, प्राची एक तरीके से, प्राची मतलब होता है पूरब, प्राची का मतलब क्या होता है, पूरब, और वहीं प्रतीची का मतलब होता है उत्तर। तो प्रतीची का क्या होगा, अवाची होगा। इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर लेती हूँ ताकि और क्लियर दिखे। ठीक है, ये रहा सॉरी। और अगर हम नवीन की बात करेंगे तो नवीन का होगा आपका प्राचीन। और अगर हम यहाँ पे समीची की बात कर रहे हैं तो समीची का क्या अर्थ होता है, प्रशंसा होती है। तो यहाँ पे प्रतीची का मतलब आप समझेंगे, प्रतीची का मतलब क्या होता है आपका पश्चिम, और अवाची का मतलब क्या होता है आपका दक्षिण। तो ये जो दिशाओं के नाम हैं ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, समष्टि का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है समष्टि का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शंस है विशिष्ट, बी है वृष्टि, ठीक है, तो वृष्टि ऐसे भी लिखी जाती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, और सी है अशिष्ट और डी है अपूर्ण। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो समष्टि का जो आपका विलोम शब्द है वो क्या होना चाहिए, तो समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, आपका वृष्टि होगा। इसको मैं फिर से लिख के आपको बता देती हूँ, इसको कैसे लिखा होगा आपका, ऐसे। ठीक है, तो ये होगा वृष्टि। तो यहाँ पे आपकी अगर बात की जाए तो विशिष्ट का क्या होगा, आपका सामान्य। वहीं अगर हम अशिष्ट की बात करेंगे तो इसका क्या है, शिष्ट। और अपुष्ट का अगर हम बात करें या अपूर्ण की बात करें, अपूर्ण, पूर्ण, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो आपको गलत युग्म बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है विधि निषेध, बी है आवाहन विसर्जन, ठीक है,
और आपका सी है आग्रह विग्रह और डी है अमी हलाहल। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विलोम शब्द का युग्म है जो गलत है, आपको गलत चुनना है। अब आप सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका आग्रह और विग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका विधि है उसका क्या होता है, निषेध होता है। आवाहन का क्या होता है, आपका विसर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ आग्रह का जो विग्रह दिया हुआ है तो आग्रह का क्या होना चाहिए, दुराग्रह होना चाहिए। ठीक है, क्या दुराग्रह है। और वहीं अगर अमी की बात कर रहे हैं तो हलाहल सही है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अगर विग्रह की बात हो रही है तो यहाँ पे संधि होना चाहिए, संधि का क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक, तो आई होप आपकी जितने भी चीज़ें हैं वो ऑप्शन जो अदर ऑप्शंस भी दिए हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौतूहल, अनाधिकार, निरपेक्ष और डी है पौराणिक। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं उतने ही क्वेश्चन आप सभी के बीच ला रही हूँ जो जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको ऐसा फील हो कि जैसे आप एग्जाम में बैठ के आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में बैठकर वो क्वेश्चन करना वो एक अलग प्रेशर होता है, लेकिन आप इसको भी वैसा ही फील कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा लगेगा कि यस, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट हैं आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आपका जो राइट आंसर होगा अनाधिकार। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ये आपका क्या है, राइट आंसर है। बाकी सभी शुद्ध हैं, कौतूहल, निरपेक्ष और पौराणिक शुद्ध हैं। लेकिन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, सी है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है और डी है इन दोनों में केवल यही अंतर है। अब आप बताइए इसका जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। सभी स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश करें, रिलैक्स होकर आराम से पूरा प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद आंसर करिए। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हम कभी भी क्लास देख सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें अपने शुद्ध वाक्य की, तो आपका जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अब अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें कि जो अदर ऑप्शंस हैं वो क्यों गलत हैं, उनके शुद्ध रूप क्या होने चाहिए, तो जैसे लिखा हुआ है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मुझसे यह काम, ठीक है, संभव नहीं। ठीक है, मुझसे यह काम संभव नहीं, और यहीं पे यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, इस पे जो शुद्ध वाक्य होगा तो यह की जगह क्या होगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, यानी जो भी लगा है इसको भी हम हटा देंगे। और लास्ट ऑप्शन है इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो यहाँ पे केवल को हटा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इन दोनों में यही अंतर है। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये भी आपसे पूछा गया है कि आपको शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। बी है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सी है इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है और डी है इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो पढ़ने में तो थोड़ा थोड़ा आपको अंतर लग रहा होगा, हल्का सा अंतर समझ में आता होगा, लेकिन जब भी हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, अब जैसे शुद्ध अशुद्ध हमें पहचानना रहता है, तो यहाँ पे जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जब हम वाक्य पढ़ रहे हैं, तो हमें खुद ही थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा पढ़ने में, कि जैसे हम बोलचाल की भाषा में जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई दफ़ा आपने देखा होगा थोड़ा सा अगर वर्ड चेंज कर दो, उस तरीके से बोलने लगो, तो अंतर समझ में आता है कि यस ये शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आपने देखा है कि ए बी सी तीनों ऑप्शन में भी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, भी, जिसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या है, जो आपका सेंटेंस है वो गलत हो रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको खुद ही अटपटा लग रहा होगा कि सेंटेंस सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आपको इसमें से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। पुलिस द्वारा डाकू का पीछा किया गया,
देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं हैं। सी है मैं पुस्तकालय में निम्न समय पर पहुंचता हूं। और डी है तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। अब आप बताइए कि इसका जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। वो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पहली बात तो आपका वर्तमान भी दे दिया गया है और मौजूदा भी दे दिया गया है, तो दोनों शब्द एक ही साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर नहीं है। मतलब अशुद्ध वाक्य पूछा गया ना हमसे, तो वो अशुद्ध है। नेक्स्ट है आपका परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यानी परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो प्रतिश्रुति, व्याज श्रुति, सी है अनुलोम और डी है अनुश्रुति। अब आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन डी अनुश्रुति। क्या है आपका? अनुश्रुति। यानी प्रतिश्रुति मतलब किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिश्रुति बोलते हैं। ब्याज स्तुति की बात करें तो निंदा के बहाने स्तुति करने वाले वो कहलाता है। अनुलोम की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए हम अनुलोम प्रयुक्त करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और पूछा गया है आपसे कि जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अक्षम, बी है अकिंचन, सी है अज्ञ और डी है असमर्थ। तो जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी स्टूडेंट राइट आंसर करने की कोशिश करें। अगर राइट नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो करिए। ठीक, यहाँ पे बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अकिंचन। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है अकिंचन। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो। ठीक, जिसके पास कुछ ना हो। अगर हम अक्षम की बात करेंगे तो अक्षम का मतलब है जो कुछ करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, और वहीं अगर हम अज्ञ की बात करेंगे तो अज्ञ या अज्ञानी हम कह सकते हैं, यानी जो कुछ ना जानता हो। और असमर्थ मतलब जिसमें सामर्थ्य ना हो। तो यहाँ पे देखो एक प्रश्न के साथ साथ जो आपके अदर ऑप्शंस हैं वो भी आपके क्लियर होते हैं। और बेस्ट पार्ट जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होता है कि जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो वहाँ पे राइट आंसर के साथ साथ हमें जो 3 ऑप्शंस अलग से दिए जाते हैं, अगर आप उसमें भी काम करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी स्वेद से उत्पन्न होने वाला, आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्या है आपका? स्वेदज, ठीक है, मात्रा लगा लीजिएगा। दूसरा है अंडज, अंडज को ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अंडज ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, पिंडज और उभयज ये है। तो जब हम लोग एक्चुअली ऐसे ही टाइपिंग करते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि हिंदी में जो कुछ वर्ड होते हैं ना वो आ नहीं पाते, तो इस वजह से मैं जो भी होगा तो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूंगी। सो डोंट वरी। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी आपका स्वेदज। ठीक है, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो स्वेदज मतलब होता है स्वेद से उत्पन्न होने वाला, अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न होने वाला, और पिंडज मतलब जिसका जन्म शरीर से हो। याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं जिसका परिणाम ना निकलता हो, बी है जिसका विवाह ना हुआ हो, सी है जिसका विवाह हो चुका हो, और डी है जो देखने में प्रीतिकर ना हो, मतलब प्रीतिकर ना हो। तो यहाँ पे आप सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपसे पूछा गया, एक बार आप फिर क्वेश्चन देख लीजिए। अपरिणीत का पूछा गया आपसे प्रयुक्त जो होगा शब्द के लिए क्या प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी जिसका विवाह ना हुआ हो। क्या हुआ हो? जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए हम अपरिणीत शब्द प्रयोग करते हैं, और जिसका विवाह हो चुका हो उसके लिए हम क्या करते हैं? परिणीत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द
दुर्निवार प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे एक शब्द आप देख लीजिए, क्या है आपका? दुर्निवार। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, और डी है जिसे जीत पाना कठिन हो। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर। सभी स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से और बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है जिसे दूर करना क्या हो? कठिन हो। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें जिसे जीत पाना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्जेय होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्राहण, बी है अगहण, सी है अग्राहण और डी है अग्रासन। अब आप सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगहन तो आप सभी लोग जानते हैं ना कि अगहन क्या होता है? हिंदू पंचांग का एक महीना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी अग्राहण। ये आपका क्या है? सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपको तद्भव बताना है। आपके ऑप्शंस हैं चतुर्दश, बी है चतुर्थ, सी है 14 और डी है चत्वारी। देखो, मैं सिंपल वे में आपको दो चीज़ें समझाना चाहूँगी, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात। देखो, तत्सम एक तरीके से रिलेट कर सकते हो, जैसे संस्कृत के हुबहू जो शब्द है ना वो आपके तत्सम हो जाते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं तो देखो, चतुर्थ दिया हुआ है, ये भी संस्कृत जैसा लग रहा है, चतुर्थ भी और चत्वारी भी। लेकिन 14 हम आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, तो एक तरीके से तद्भव और तत्सम को ऐसे करके रिलेट कर सकते हो, ईजी होता है। अगर आप रटने के लिए बैठोगे उसकी डिफिनेशन जान के तो नहीं चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप ये सोचो कि जैसे संस्कृत के वैसे शब्द जो रख दिए जाते हैं और जो हम बोलचाल की भाषा में आम शब्द जो बोलते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? तद्भव हो जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस इतना ही होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। आपके तद्भव तत्सम वाले क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे अगर आप ऐसे समझ जाएंगे तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और पूछा गया है आपसे अभ्यांतर का तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे अभ्यांतर का आपसे पूछा गया है, तो अगर इसका तद्भव पूछा गया है तो नेचुरल सी बात है, ये शब्द कौन सा हुआ? तत्सम हुआ, तभी तो इसका तद्भव पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं अंदर, भीतर, बाहर और डी है गहरा। तो अभ्यांतर का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भीतर। ऑप्शन जो बी है ये आपका क्या है? सही आंसर है। गहरा का जानते हैं आप? गंभीर, ठीक है। अब आया फेवरेट, शायद ये क्वेश्चन आपका कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और ये बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। करपट का तद्भव रूप है। आपके ऑप्शंस है कपट, बी है कारपेट, सी है कपूर और डी ऑप्शन में यहीं लिख देती हूँ क्योंकि नीचे वाले पेजेस में जा चुका है ये। तो इसका आप लिख लीजिए कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करपट का तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन डी, कपड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विश्लेषण है? ये पहला है आपका निश्चित परिमाणवाचक विश्लेषण, बी है निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण, सी है तुलनात्मक विश्लेषण और डी है अनिश्चित परिमाणवाचक विश्लेषण। तो वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विश्लेषण है? ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें सही आंसर की तो सही आंसर होगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विश्लेषण। यानी यहाँ पे जो बहुत है वो किसी निश्चित परिमाण को नहीं बता पा रहा है। और अगर हम अन्य उदाहरणों की बात करें तो अनिश्चित वाचक में आपका जैसे होता है थोड़ा है, आपका अधिक है और कुछ है, ये सारे जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विश्लेषण है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। तो सिंपल वे में समझिए, आपसे पूछा गया है गुणवाचक विश्लेषण। अब आपको ये ऑप्शंस देखने हैं और बताने हैं किसमें गुणवाचक विश्लेषण है। आपके ऑप्शंस हैं वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, बी है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सी है मैं 10 मन गेहूं खरीदा है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंने, यहाँ पे मैंने होना चाहिए ना कि मैं, ठीक है। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है और डी है ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं।
तो ये आपको बताना है। मैं की जगह आप मैंने कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुणवाचक विश्लेषण की बात हो रही है। सो जो आपका राइट आंसर है वो पहला है, यानी वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या है, गुणवाचक विश्लेषण क्या है आपका, नटखट। क्या है आपका, नटखट, इतना याद रखेंगे। तो जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था और रूप आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विश्लेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप मान सकते हैं आपका, मैं एक दो एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे भला है, बुरा है, पापी है, लाल, पीला, बाहरी, सुंदर, लंबा, ये सारे क्या हैं, गुणवाचक विश्लेषण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो चंचल शब्द क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विधेय विश्लेषण, बी है गुणवाचक विश्लेषण, सी है सार्वनामिक विश्लेषण और डी है प्रविशेषण। तो चारों ऑप्शन आप सभी देखें और बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सभी स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश करें और अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जो क्लासेस हैं वो पहुंच पाएँ और उनको प्रॉफिट हो। यहाँ पे बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन जो बी है ये आपका क्या है, सही उत्तर है। तो सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में जो आपका चंचल है ये क्या है, आपका गुणवाचक विशेषण है। तो चंचल शब्द यहाँ सतीश का क्या बता रहा है, एक तरीके से गुण बता रहा है ना। तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि विशेषण जो होते हैं इसके चार भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, आपके चार भेद हैं। एक तो आपका है गुणवाचक, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, संख्यावाचक, फिर है आपका परिमाणवाचक, ठीक है, और लास्ट है आपका सार्वनामिक, ठीक। तो ये आपके इतने याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैट की चीज मतलब फैक्ट की चीजें हैं। तो यहाँ पे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और मानसिक विशेषण किस मूल रूप से बना है। आपसे पूछा गया है कि मानसिक, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द रूप से बना है। तो आपके ऑप्शंस हैं मान, बी है मानस, सी है मनस और डी है मनिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी मानस। तो मानसिक जो विशेषण है, ठीक है, वो मनस जो मूल शब्द है उससे बना है। तो आयोग ने इसका उत्तर मानस माना है, ठीक है, जैसा हमने बताया। तो लेकिन अगर इसका हम रियल में अगर बात करें तो इसका क्या होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था मनस, ठीक है। लेकिन आयोग ने किसको माना है, मानस को माना है। याद रखेंगे इन दोनों चीज़ों में डिफरेंसेस याद रखिएगा। होना चाहिए था ऑप्शन सी यानी मनस होना चाहिए था, लेकिन आयोग का मानना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मानस है। तो मानसिक में एक प्रत्यय और मनस ये मूल शब्द हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे आज। यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हैं चरित्र, बी है चित्रण, सी है चरित्रता और डी है चारुत्व। अब आप सभी प्रश्न देखें और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी चरित्र। ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो चारित्रिक विशेषण शब्द का जो मूल शब्द है वो क्या है, आपका चरित्र है। चरित्र शब्द में क्या लगा है, एक प्रत्यय लगाने से क्या होता है, विशेषण चारित्रिक बनता है, ठीक। चलिए, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं स्वरूप, बी है सुविज्ञता, सी है समालोचन और डी है निष्क्रिय। अब आप प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। मीमांसा का आपसे पूछा गया है, तो मीमांसा का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है आपका समालोचन। ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट आंसर है। अगर हम और भी अन्य पर्याय की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, समीक्षा, आलोचना, ठीक है, और उसके अलावा आपका विवेचना एंड, और अगर हम बात करें तो आपका निरूपण, ये सारे शब्द होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और पूछा गया है आपसे
कि बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द भी कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चनों के जो अदर पर्यायवाची हैं उनको भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि मे बी इस बार कुछ और पूछा गया है, अगली बार कुछ और पूछा जाए, तो इसलिए ज़रूरी है याद रखना। ऑप्शन है चमक, बी है सौदामिनी, सी है प्रकाश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो बिजली का पर्यायवाची है वो कौन सा है। सो अगर हम सही उत्तर की ओर बढ़ें तो ऑप्शन जो आपका बी है यानी सौदामिनी, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पे अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो मैं बता देती हूँ आपको, शायद पूछा जाए। विद्युत, तड़ित, ठीक है, वैसे आप इनके शब्दों से ही पहचान पा रहे हैं, चपला और आपका दामिनी, ठीक है। अगर हम वहीं चमक की बात करेंगे अन्य पर्यायवाची की, तो चमक की अगर हम बात करें तो इसका है आभा, दीप्ति, ठीक है, ध्रुति और आपका क्या है, कांति और जगमगाहट, ये आपका चमक का है। वहीं अगर हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश का आपका क्या होगा, आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति, ये सब क्या हैं आपके, प्रकाश के हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो राइट आंसर की मैंने बात की आपका है सौदामिनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं रमा, बी है इंदिरा, सी है कमला और डी है भारती। तो कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। सो बताइए। आप जानते हैं आर एग्ज़ाम में हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप चाहें तो आप कंप्लीट कवर कर सकते हैं और कुछ समय में ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों की तो आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, ट्रिक्स वगैरह पता होनी चाहिए, जिससे आप इजी वे में बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और यहाँ पे एक चीज़ का ये बेनिफिट होता है कि अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो तो बेसिकली आपको रटना नहीं पड़ता। हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि अगर मान लो लिखने उखने का देता तो चलो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको प्रश्न मिलते हैं, तो जितनी ज़्यादा हो सके तो जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं उनको अगर आप हल करेंगे और उनके ऑप्शंस में भी आप काम करेंगे, आप स्वयं से कर सकते हैं। अगर बुक वगैरह खरीद रखी हो तो आप स्वयं से ये काम कर सकते हैं कि आजकल जो बुक्स आती हैं, आपने देखा है पूर्वालोकन वगैरह, बहुत सारी बुक्स हैं आर की, अगर आप उनको खरीदते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, तो वहाँ पे आपके जो राइट आंसर दिया होता है उसकी एक्सप्लेनेशन में आपके जो अदर ऑप्शंस हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन दी होती है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। केवल ये मत देखिएगा कि भाई ये प्रश्न पूछा गया, इसका हमने ये आंसर देख लिया और फिर बढ़ चले अगले प्रश्न की ओर, ये सब नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट पक्की हो तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि खुद से ही करने से आगे बेहतर चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है में पहले ही हम गोला कर दे रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमसे पूछा क्या गया है। आपके ऑप्शन है रमा, बी है इंदिरा, सी है कमला और डी है भारती। तो पूछा गया है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो आपका होगा डी यानी भारती। तो भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भारती किसका है, आपका सरस्वती का है, सरस्वती माता का, ठीक। तो लक्ष्मी की अगर हम पर्याय की बात करेंगे तो लक्ष्मी का है आपका रमा, आपका है इंदिरा, आपका है कमला और अगर हम बात करें तो विष्णुप्रिया, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, कमलासन, ठीक, और श्री, ये भी इनका क्या है, पर्याय है। वहीं अगर हम सरस्वती के पर्याय की बात करेंगे, अब सरस्वती जी की बात हो ही गई है तो इनके भी पर्याय की बात कर ही लेते हैं, पर्यायवाची। तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका भारती, वागेश्वरी, ठीक है। सो वागेश्वरी के साथ वीणा वादनी आप समझ जाएंगे, वाचा, विद्या देवी, ठीक है, भाई सरस्वती जी माता से हमें विद्या मिलती है तो विद्या देवी, तो ये सारे उनके पर्याय हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो अब आपसे पूछा गया है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है वस्त्र, बी है पट, सी है वसन और डी है वासन। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अभी आपके 60 क्वेश्चन हमें करने हैं और 60 क्वेश्चन तक आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे बने रहिएगा, क्लास कंप्लीट देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके केवल 60 क्वेश्चन नहीं तैयार हो रहे हैं, 60 में अगर आप ट्रिपल कर दें तो उतने क्वेश्चन आपके रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप ऑप्शन पे भी वर्क कर सकें। तो राइट आंसर अगर आप
हम बात करें तो आपका जो ऑप्शन डी है यानी वासन, ये आपका क्या होगा, सही शब्द होगा। तो यहाँ पे वासन शब्द कपड़ा का क्या होता है, पर्यायवाची नहीं है। जबकि अगर हम वस्त्र, पट और वसन की बात करें तो ये क्या होते हैं, कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। चलिए, प्रश्न है 28, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं पयोधर, जलधर, सी है वारिधर और डी है दामोदर। तो बताइए आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है को हम गोला कर ही देते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है दामोदर, ये आपका राइट आंसर नहीं है। तो दामोदर जो है वो मेघ का पर्यायवाची आपका नहीं है, हमने स्पष्ट किया। तो मेघ के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आपका पयोधर है, आपका जलधर है, आपका वारिधर है, और अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आपका वारिध है, ठीक है, आपका बादल है, जिमूत है और नीरद है, ये क्या है आपके मेघ के पर्यायवाची हैं। वहीं अगर हम दामोदर की बात करेंगे तो दामोदर एक तरीके से अशुद्ध है, जिसका हम अगर शुद्ध रूप बताएं तो इसका क्या होना चाहिए, दामोदर होना चाहिए। ठीक है, तो दामोदर अगर इसका पूछा जाता तो इसकी अगर हम बात करते तो इसकी बात करते हम जनार्दन, ठीक है, और वहीं इसका चक्रपाणी होता, ठीक, और इसका मुकुंद, ठीक है, इसके जो पर्याय हैं मुकुंद है, नारायण है, केशव है, माधव है, चतुर्भुज है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये एक तरीके से अशुद्ध है, दामोदर ना होके दामोदर होना चाहिए था। सो राइट आंसर आपका बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है आरवी भूत का सही विलोम शब्द है। यहाँ देखिएगा आरवी भूत का सही विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है अनास्था, अनेकता, सी है तिरोभूत और डी है अनावृष्टि। अब बताइए कि आरवी भूत का क्या विलोम शब्द होगा। विलोम का मतलब ही हमने अभी बताया आपसे कि उल्टा या विपरीत। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके जो सही उत्तर की, तो सही उत्तर आपका होगा तिरोभूत। क्या होगा आपका, तिरोभूत। तो यहाँ पे अगर हम अनास्था की बात करेंगे तो अनास्था का विलोम क्या होगा आपका, आस्था, ठीक है। अनेकता का विलोम की बात करेंगे तो इसका होगा आपका एकता। अनावृष्टि की बात करेंगे तो इसका क्या होगा आपका, अतिवृष्टि। ये आपके क्या होंगे, विलोम शब्द होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अभी 30 क्वेश्चंस बाकी है, बिल्कुल भी मत जाइएगा, पूरी कंप्लीट क्लास देखिएगा और आपको इस क्लास से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मैं और किस विषय में आपकी क्लास लेके आऊँ जिससे आपकी एग्ज़ाम में आपको मदद हो सके। आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप दे सकते हैं। सो क्वेश्चन है आपका क्षणिक का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अल्प, बी है शाश्वत, सी है क्षर और डी है विमुख। क्या मैं ऐसे ही आप सभी लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाती रहूं, 60 क्वेश्चन जो आपके लगातार आ रहे हैं, या क्वेश्चनों की संख्या मुझे और बढ़ानी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स अभी तुरंत कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या ये 60 क्वेश्चन से मतलब सेटिस्फाइड हैं, सही है ये जो हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, या फिर मैं क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ाऊं जिससे आपको और मदद मिल सके। लेकिन मेरे हिसाब से तो सही है, आप अपना पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन जो बी है यानी शाश्वत, ये आपका राइट आंसर है। तो क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है, शाश्वत होता है। वहीं अगर हम अल्प की बात करेंगे तो अल्प का क्या होगा, अति, ठीक है, और क्षर का विलोम की बात करेंगे तो अक्षर, और वहीं विमुख का विलोम की बात करेंगे तो इसका क्या होगा, उन्मुख होगा। क्या होगा आपका, उन्मुख। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अग्रज का विलोम शब्द है। अब आपसे पूछा गया है अग्रज का विलोम शब्द, तो आपको बताना है कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है अक्षत, बी है अतुल, सी है अनुज और डी है अटल। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको दूसरे पेज में ना जाना पड़े। तो आपसे पूछा गया है अग्रज का विलोम, ठीक है, अग्रज का क्या पूछा गया है आपसे, विलोम। अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका अनुज, ठीक है, अग्रज का क्या होगा, अनुज होगा। अगर हम यहाँ अक्षत के विलोम की बात करेंगे तो होगा आपका विक्षत। वहीं अगर हम अटल के विलोम की बात करेंगे तो अटल का विलोम क्या होता है आपका, चंचल होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है मौन मुखर, बी है शानदार शर्मनाक, सी है बर्बर सभ्य और डी है अनुचर परिचर। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें चारों ऑप्शनों में से जो युग्म है वो गलत है, ठीक है। सो गलत आपको चुनना है। अब आप ध्यान से देखिए।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी अनुचर परिचर। ठीक है, यानी दोनों का अर्थ क्या है आपका, सेवक होता है। क्या होता है इसका अर्थ, सेवक। मौन का जो विलोम है वो आपका मुखर है। ठीक है, शानदार का विलोम आपका क्या है, शर्मनाक है। और बर्बर का विलोम आपका क्या है, सभ्य है। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन गलत आपका क्या है, अनुचर और परिचर है, क्योंकि हमसे विलोम पूछा गया था। विलोम का मतलब ही होता है जस्ट उल्टा। ठीक है, जस्ट उसी के विपरीत, तो विपरीत कहाँ हुआ, ये तो सब सेम हुआ। तो यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही है। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक युग्म ऐसा है जो गलत है, आपको गलत सुनना है। ठीक है, अमित परिमित, सत्कार तिरस्कार, सी है आच्छादित परिच्छिन्न और डी है सुख दुख। अब आप बताइए इसका क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। नंबर ज़रूर काउंट करते जाइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर नहीं शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन कम सही होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, इस पब्लिक प्लेस पे हम क्यों अपने नंबर शेयर करें। अगर आप नहीं अपने मार्क्स शेयर कर रहे हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपने रफ कॉपी में तो लिख ही सकते हैं, जिससे आपको तो पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और रियलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, तो टालिएगा नहीं, इससे हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि हमें और कितनी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, या जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बस वैसे ही करते रहेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। आपके ऑप्शन है आच्छादित परीक्षण, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये जो है आपका गलत युग्म है। तो आच्छादित का विलोम क्या होना चाहिए आपका, अनाच्छादित होना चाहिए। ये आपका क्या लगना चाहिए, अनाच्छादित। ठीक है, क्या होना चाहिए था, अनाच्छादित, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये जो है बाकी जो अदर ऑप्शन है वो आपके सही हैं। नेक्स्ट है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है चिन्ह, बी है विवर्त, सी है अनुगृहीत और डी है विरहणी। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, इसका क्या होगा। तो अगर हम शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी विवर्त। ठीक है, विवर्त आपका क्या है, शुद्ध है। अगर हम चिन्ह की बात करेंगे तो इसका क्या होता है आपका, चिन्ह ऐसे होता है। ठीक, ये होता है। और वहीं अनुगृहीत की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए आपका अनुगृहीत, ऐसे होना चाहिए। और विरहणी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका, वैसे विरहणी तो सही लिखा है, ये भी आपका मतलब शुद्ध ही होना चाहिए, क्योंकि हाँ विरहणी भी सही है स्टूडेंट। यहाँ पे जो विरहणी दिया हुआ है ये भी आपका क्या है, शुद्ध है। अगर हम अशुद्ध, अगर मान लो ऐसे लिखा होता विरहणी, तब ये गलत होता। लेकिन यहाँ पे देखो विरहणी लिखा हुआ है, तो विरहणी भी आपका शुद्ध है और विवर्त भी शुद्ध है। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बी एंड जो आपका डी है ये दोनों आपके शुद्ध हैं। ठीक, तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शंस है ज्योतिषना, बी है ज्योत्सना, सी है ज्योत्सना और डी है ज्योत्सना। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो एक दो ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसको आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनको शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो राइट आंसर तक पहुंचने के लिए। तो आपको शुद्ध बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसी वजह से जब हम रीडिंग वगैरह करते हैं ना तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो लिखा हुआ है शब्द वगैरह वो सही है नहीं सही है। ये इससे ये होता है ना कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे माइंड में एक चीज़ रहती है कि यस ये चीज़ शुद्ध है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन जो डी है, यानी ज्योत्सना। ठीक है, क्या होगा आपका, ज्योत्सना। इसमें पूरा लगा हुआ है, अगर आधा होता तो ये आंसर सही होता। तो यहाँ पे बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं ए बी सी वो गलत हैं, आपका जो डी है वो आपका सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए है कोमलाग्नि, बी है सम्मिलित, सी है उत्कर्षता और डी है अनुगृहीत। अब बताइए, अशुद्ध आपको पहचानना है, अशुद्ध क्या होगा।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो शायद हम अनुगृहीत की बात पहले भी कर चुके हैं, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इसका अनुगृहीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुगृहीत। देखो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें, क्योंकि हमें अशुद्ध बताना था जो शुद्ध ना हो, तो वो आपका शुद्ध नहीं है, उत्कर्षता। ये आपका क्या है? शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो शुद्ध क्या होना चाहिए? उत्कर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्कर्ष। ठीक, तो यहाँ पे देखो कोमलाग्नि और जो आपका सम्मिलित लिखा हुआ है और अनुगृहीत लिखा हुआ है, तीनों सही हैं, बाकी जो आपका ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वाक्य से, तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, तो ये चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए। थोड़ा सा अगर स्क्रीन में छोटा दिख रहा हो, क्योंकि अगर मैंने जूम किया तो शायद कट सकता है, तो इसलिए आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य आपको बताना है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। बी है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। सी है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। और डी है, हर एक विद्यार्थियों के चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। अब आपको बताना है इन चारों जो वाक्य लिखे हुए हैं उनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो शुद्ध वाक्य आपका क्या बनेगा? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ये आपका क्या है? राइट आंसर है। हर एक वैसे भी नहीं है, और यहाँ पे के चाहिए, तो ये थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, आपको अशुद्ध बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको? अशुद्ध बताना है। ए है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। बी है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। सी है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। और डी है, उपर्युक्त कथन असत्य है। अब आप देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो अशुद्ध आपको बताना था, और अशुद्ध क्या है आपका? ऑप्शन जो है सी, यानी उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो ये आपका क्या है? अशुद्ध है। अगर हम इसके शुद्ध रूप की बात करेंगे तो उसके घर के पास की एक दुकान है। ठीक है, मतलब एक तरीके से सुनो, यहाँ पे क्या होगा? उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, यानी थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हो गया, मैं लिख के आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए? उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका जो सी है वो क्या है आपका? अशुद्ध है। बाकी और जो ऑप्शन है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये सब क्या है? आपके सही हैं, मतलब शुद्ध हैं। उपर्युक्त कथन असत्य है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऑप्शन जो सी है वो आपका असत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजेय, शत्रु जयी, ठीक है, अजात शत्रु और शत्रु विहीन। तो यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए, तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, सो राइट आंसर होगा अजात शत्रु। अगर अजात शत्रु का आपने तो देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें अजय की, तो अजय का क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, शत्रु आपका जयी की बात करें तो इसका जो होगा जिसने शत्रु को जीत लिया हो, और शत्रु विहीन की बात करें जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक, खोज करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, खोज करने वाला। आपके ऑप्शन हैं अन्वेषक, बी है अनुपम, सी है अनविनती और डी है निवेशक। बताइए खोज करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी आप सभी आंसर देने की कोशिश करें। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या होगा? अन्वेषक। ठीक है, यानी खोज करने वाला को क्या कहते हैं? अन्वेषक कहते हैं। अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना हो। निवेशक की अगर हम बात करें तो निवेश करने वाला या पूंजी लगाने वाला। अवंतनी की बात करें तो परस्पर संबंध या एकता, ये इसका मीनिंग है। ठीक, नेक्स्ट है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी क्या हो? ग्रीवा सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
ऑप्शन ए है पार्थिव, बी है सुग्रीव, सी है सुधीर और डी है सुनील। अब आपको बताना है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ये आपको बताना है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो हैं आपके ऑप्शन बी यानी सुग्रीव। ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए अगर हम एक शब्द कहें तो वो आपका होगा पार्थिव, ठीक है। और सुधीर का अर्थ क्या होता है, धैर्यवान होता है, धैर्यवान, दृढ़ वगैरह। नेक्स्ट है आपका जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। इसके लिए अगर एक शब्द आपको बताना हो तो जितेंद्र, अतीन्द्रिय, इंद्रिक और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न देखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अतीन्द्रिय, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके तो इसको कहते हैं अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए आपका क्या होता है, जितेंद्र होता है। तो जितेंद्र में आपकी छोटी मात्रा लगेगी। और वहीं इंद्रियों से संबंधित जो होते हैं उसको बोलते हैं इंद्रिक, ठीक। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से आप सभी लोग को बता रही हूँ क्वेश्चन, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन एक तरीके से नहीं है तो इस वजह से मुझे पता नहीं चल पाता कि यस मैं मतलब किस स्पीड से पढ़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मैं फास्ट तरीके से पढ़ा रही होंगी तो शायद आपको दिक्कत ना हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, क्या वो स्पीड सही है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। आंखों से परे, प्रत्यक्ष। और डी ऑप्शन है आपका लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। अब आपको बताना है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करना है। किसको बताना है, आपको सही युग्म बताना है। प्रश्न देखें और बताइए सही युग्म कौन सा होगा। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखो, राइट आंसर अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी यानी लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। ये आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे वैसे तो जो आपका जो स्त्री अभिनय करे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो स्त्री अभिनय करे तो उसको क्या बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं, ना कि अभिनेता। क्या बोलते हैं, अभिनेत्री, ठीक। और जो व्याकरण जानता हो उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वैयाकरण, ठीक है। और आंखों से परे के लिए आपका होगा परोक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक, ये दोनों चीजें। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आपको तत्सम चुनना है। उछाह, उजाला, उल्लू या फिर ओष्ठ। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तत्सम की तो तत्सम आपका है ओष्ठ, ठीक है। क्या होगा आपका, ओष्ठ होगा। तो देखो होंठ का क्या होता है आपका, ओष्ठ होता है, ठीक है। वहीं अगर हम उत्साह की बात करेंगे तो उत्साह, ठीक है, उत्साह का क्या होता है, उत्साह होता है। वहीं उज्जवल का क्या होता है आपका, उजाला होता है। उज्जवल का क्या होता है आपका, उजाला होता है। और अगर हम उल्लू की बात कर रहे हैं तो उलूक का क्या होता है, उल्लू होता है। चलिए, परिवा का तत्सम रूप है, परिवा, परिवा पूछा गया है। ऑप्शन है परवा, बी है परेवा, सी है प्रतिपदा और डी है पड़ीवा। अजीब लग रहा होगा ना ये शब्द सुन के, कि आपको लग रहा है कि इसमें रा लगा दो तो परिवार बन जाएगा, है ना, क्योंकि अधूरा अधूरा लग रहा है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका क्या होगा, आप सभी आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। तो इसका जो परिवा है इसका तत्सम होगा प्रतिपदा, ठीक है, क्या होगा, प्रतिपदा। तो हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के जो प्रथम तिथि है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं। जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की जो भाषा है उसमें हम परिवा कहते हैं कि परिवा पढ़ रहा है, यानी अगर शुद्ध रूप कहा जाए तो प्रतिपदा बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। आपके ऑप्शन है खरपट खोपड़ी, सक्तु सत्य, पर्यक पलंग और घोटक घड़ा। अब देखिए प्रश्न, बताइए आंसर क्या होगा।
सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर आपका क्या होगा, आपकी ऑप्शन जो सी है यानी पर्यंक पलंग, ये आपका राइट आंसर है। तो पर्यंक जो है आपका और पलंग ये तत्सम तद्भव शब्द युग्म है, ठीक है। अगर हम अन्य की बात कर रहे हैं, देखो जो सक्तु है तो सक्तु का क्या होगा, सत्तु होगा, ना कि सत्य होगा। क्या होगा, सत्तु होगा। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं सत्य की तो सत्य का सच ही होता है, क्या होता है आपका सच होता है। वहीं अगर हम बात करें घोटक की तो घोटक का क्या होता है, घोड़ा, ना कि घड़ा, ठीक। और अगर हम घट की बात करेंगे तो घट का होता है घड़ा, घट का क्या होता है, घड़ा होता है। तो इस प्रकार से जो आपका युग्म सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, थोड़ा सा मैं और जूम कर देती हूँ ताकि और क्लियर रहे। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर या फिर उच्च। प्रश्न देखिए और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो काफ़ी नज़दीक है हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपके क्वेश्चन 60 तक होने बाकी हैं और 47 तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, इसमें पहली बात तो आंसू होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी आंसू, ठीक है। तो आंसू क्या है आपका तद्भव रूप है और इसकी अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, अश्रु होगा, ठीक। एकत्र, वानर और उच्च आपके क्या हैं, तत्सम हैं। और जिनका अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो एकत्र का क्या होगा, इकट्ठा, वानर का क्या होगा, बंदर, और उच्च का क्या होगा, ऊंचा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका कपित्य का तद्भव शब्द है। कपित्य का आपका तद्भव पूछा गया है। तो ऑप्शन है कपूर, बी है कैथा, सी है केला और डी है खदू सॉरी खजूद, ठीक है। क्या है, खजूद। अब आपको बताना है कपित्य का तद्भव शब्द है क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो कपित्य का जो तद्भव है वो है आपका कैथा। कैथा तो आप सभी ने खाया होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है, क्या होता है, कर्पूर, ठीक है। केला का आपका होता है कदली, और अगर हम बात करें तो आपका खजूर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो है आपका क्या होगा, खजूर का आपका फुर्जर होता है, फुर्जर खजूर, ठीक। खजूर अजीब है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। आपके ऑप्शंस हैं उचित, पांचवा, कुछ और तीन। तो गुणवाचक विशेषण की अभी हमने बात की थी, मतलब जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उनमें हमने आपको बताया था कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए यानी उचित। क्या होगा, उचित शब्द क्या है आपका, गुणवाचक विशेषण है। पांचवा और जो आपका तीन है शब्द ये क्या है आपके, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है आपके, निश्चित संख्यावाचक क्या है आपके विशेषण है, ठीक है। और कुछ शब्द अनिश्चित हैं। क्या है आपका, कुछ क्या है आपके, अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका आंसर जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं, श्रीमान, ठीक है, आपका है दानी, सी है सुंदर और डी है चमकीला। तो श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो यहाँ पे जो आपका सुंदर है ये आपका क्या है, राइट आंसर है। यानी सुंदर विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है। तो रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, आप जानते हैं क्या होते हैं, विकारी भी और अविकारी भी, ठीक है, दोनों होते हैं। तो ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे मान लो सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल, ये सारी चीजें। तो कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे मान लो धर्म प्लस इक लगा दिया तो आपका धार्मिक हो गया, चमक प्लस इला लगा दिया तो चमकीला हो गया, इस तरीके से, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है
ऑप्शन है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, बी है मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, सी है इस पौधे में इतना पानी मत डालो और डी है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो आपकी होती है मूलावस्था, ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी होती है, उत्तमावस्था, और अगर हम तीसरी की बात करेंगे, सॉरी, उत्तमावस्था और एक होती है उत्तरावस्था, उत्तमा और एक होती है उत्तरावस्था, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल से बात करेंगे तो फिर जो अदर क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो इतनी जो बेसिक चीज़ें हैं उतना जानते रहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, मतलब सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, सूर, सूर, सूर्य उपरोक्त में से किसी से नहीं, सूर, सुर, सूर्य, ये है, बताइए। तो इसका तो आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो सी यानी सूर्य इसका सही आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सॉरी आपसे विशेषण पूछा गया है। ऑप्शन है आग, आग्नेय, अग्नि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द विशेषण है ये आपसे पूछा गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन जो आपका बी है यानी अग्नेय, ये क्या है आपका विशेषण है। आग क्या है आपका, एक तरीके से संज्ञा शब्द है जिसका तत्सम हम क्या कहते हैं, अग्नि, ठीक। और यहाँ पे जो आग है वो क्या है आपका तद्भव शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा गया है आकाश का पर्यायवाची शब्द है सहकार, शून्य, प्रभा या फिर मंडली। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आकाश की बात करेंगे तो आकाश का तो आप बता लेंगे, आकाश का पर्यायवाची शब्द है आपका है शून्य, ये आपका राइट आंसर है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य है, गगन है, नभ है, आपका अंबर है, व्योम है, व्योम मतलब आकाश, ठीक है। अगर हम यहाँ प्रभा की बात करें तो प्रभा का जान लीजिए आपका चमक है, ज्योति है, दीप्ति है, कांति है, आभा है, ये सब क्या है आपके प्रभा के हैं, ठीक। चलिए सोना का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है अर्क, वर्क, माणिक्य और डी है कनक। तो सोना का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कनक, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो आपका स्वर्ण, ठीक, आपका सुवर्ण है, पुष्कल है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा जो अलग शब्द है उनको जरूर ध्यान देना चाहिए, हेम है, फाटक है और कंचन है। वहीं अगर हम बात करेंगे अर्क की, तो अर्क का पर्यायवाची है सूर्य है, रवि है, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब है, ठीक। चलिए उसकी प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। उसकी प्राण, उसकी नहीं होना चाहिए, उसके होना चाहिए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है पक्षी, बी है आपका जल्दी, सी है पखवाड़ा और डी है पखारना। तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसका जो अगर हम बात करें पर्याय की पखेरु का, तो पखेरु का क्या होगा आपका ऑप्शन ए पक्षी होगा, ठीक है। क्या होगा आपका पक्षी होगा। अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो आपका है अंडज, विहग, ठीक है, आपका है खग, विहंग, और अगर हम बात करें शकुनी है और पतंग है, परिंदा है, चिड़िया है, जल्दी का तीव्र दूत, ठीक, ये सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन बचे हैं, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु, सुधाकर, सी है सुधाधर और डी है सलिल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा आपका जो ऑप्शन है टी यानी सलिल, ये आपका क्या है राइट आंसर है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया था आपसे, ध्यान देंगे। तो सलिल चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो आपका सलिल है ये किसका है, आपका पानी का है, ठीक है। और पानी के और भी पर्यायवाची हैं तो तोय है, अम्बु है, नीर है, वारी है, ठीक है।
तो आपका सुधांशु, सुधाकर, ठीक है, और आपका सुधाधर, ये थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, बट यहाँ पे मयंक, शशि, चंद्र, राकेश और ये सब किसके हैं? चंद्रमा के हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है? अम्ब, अम्बु, अम्बा या फिर जननी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन जो आपका बी है यानी अम्बु, ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे अम्बु माता का जो पर्यायवाची वो नहीं है, हमसे नहीं तो पूछा गया था, वही हमारा क्या है? सही आंसर है। तो यहाँ पे ये क्या है? पानी का पर्यायवाची है। किसका है? आपका पानी का पर्यायवाची है। तो इतना याद रखेंगे। बाकी अम्बा, जननी ये सब किनके हैं? माता हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विश्लेषण है। अच्छी और यहाँ पे लड़कियां, वे और हैं, ठीक है, अच्छी और लड़कियां, वे और हैं, ये आपका ऑप्शन है। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। शायद आप सभी ने राइट आंसर पहले ही देख लिया। ऑप्शन जो ए है यानी अच्छी, ये आपका क्या है? सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग दवानल, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र के आग बड़वानल और पेट की आग जठराग्नि। तो आपको गलत चुनना है। आप जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करें कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है और ये आज की जो सेशन है उसके क्वेश्चन आज खत्म। एंड नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो बहुत जल्द आएगा, क्योंकि हम साथ साथ में आपके जर्नल स्टडीज़ के भी क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ साथ में हिंदी के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको इस चैनल से जुड़ना है और अपनी तैयारी और बेहतर बनानी है। यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका बी, यानी आगे की सोचने वाला अग्रगामी। ये आपका क्या है? गलत है। यानी देखो, आगे की सोचने वाला अग्रगामी ना होके, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए? अग्र सोची होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अग्र सोची। तो इस प्रकार जो आपका बी है वो आपका क्या है? गलत है। तो यहाँ पे आंसर वगैरह भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टेलीग्राम चैनल है, वैसे मैंने इसके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है। जहाँ सीटेट का चैनल है वहीं पे मैंने आपके आर के भी चैनल बना दिए हैं, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बेसिकली। एंड ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्लास। अदरवाइज आप क्लास भी देख लेंगे तो भी आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नई इम्पोर्टेंट आपके मॉक टेस्ट के साथ। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपने कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।